अच्छा, क्या लियोनेल मेसी और डी मरिया की दोस्ती को लेके यहाँ क्या बार्सिलोना एक अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग कर सकती है? और फाइनली जहाँ पिछले साल ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ दिख रहा था, इस बार वो डी मरिया को फाइनली बार्सिलोना की जर्सी में लेके आ सकते हैं। और क्या यहाँ पर जिडान को जो बम्पर ऑफर मिला है अल नसर से, वो इतना कन्विंसिंग है कि वो एक्चुअली में जिडान के यूरोपियन ड्रीम को थ्रैश करके सऊदी ले जा सकता है? और क्या सही में अगर अल्टीमेटली अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें तो क्या पीएसजी और चेल्सी में दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्या सही में पीएसजी का प्रोजेक्ट अभी चेल्सी से बेटर है? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में सबसे पहले थोड़ी छानबीन करनी पड़ेगी हमको टॉटनहम के मैनेजर को लेके, क्योंकि तुमको पता है हाल ही में यहाँ पर अगर हम फाइनवुड के मैनेजर की बात करें, स्लॉट जो कि पिछले हफ्ते तक बेंचमार्क में सबसे ऊपर थे कि वो यहाँ पर टॉटनहम के मैनेजर बनेंगे, अब उन्होंने यहाँ पर इस रेस से अपने आप को बाहर कर लिया है। पता है एक चीज जो काफी ज्यादा वियर्ड है वो ये कि लोग टॉटनहम की जॉब से अपने आप को बाहर कर रहे हैं। अब खैर यहाँ पर इस समय टॉटनहम के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली में अब क्योंकि सीजन खत्म होने वाला है तो सारे जो मैनेजर्स हैं वो एक्चुअली में अब सोच सकते हैं, क्योंकि बीच सीजन में या फिर अगर आप फाइनल स्ट्रेच की बात करते हो तो लोग अपने अपने फाइनल कप कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, या फिर फाइनल स्ट्रेच कोई रेलीगेशन के लिए फाइट कर रहा है, कोई प्रमोशन के लिए फाइट कर रहा है, कोई टाइटल के लिए फाइट कर रहा है, फिर कोई कप फाइनल के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं फाइनली जब अब सीजन खत्म हो रहा है तो वो सोच सकते हैं कि ठीक है आने वाले सीजन में हमको क्या करना है, एग्जिस्टिंग क्लब में कंटिन्यू करना है या फिर हमको एक नए क्लब यानी कि टॉटनहम में जाके अपने विजन को एग्जीक्यूट करना है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तुमको बताऊं तो अभी यहाँ पर एक दो मैनेजर्स हैं जिसको लेकर टॉटनहम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पर लुइस एनरिके का। खैर यही वो बंदा है जिसको अब पीएसजी भी अपना सबसे ज्यादा प्राइम कैंडिडेट मान के चल रही है कि लुइस एनरिके पीएसजी आएगा। और सही बताऊं तो नेपली भी कहीं ना कहीं लुइस एनरिके को सर्कल अराउंड कर रही है, तो ये तो कंफर्म है कि एनरिके की डिमांड काफी ज्यादा है। सवाल ये खड़ा होता है कि टॉटनहम को एनरिके ऐसा मैनेजर चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब देखो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इस समय टॉटनहम हॉटस्पर एक टैक्टिकल जीनियस नहीं ढूंढ रहा बल्कि एक कल्चरल जीनियस ढूंढ रहा है। उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि पोचेटिनो जैसा इस पूरे टॉटनहम की जो जहाज है ना उसको स्टेबल कर दे। इनको ऐसा नहीं है कि इनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि यहां पर लगभग आराम से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ले, बल्कि इनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि स्पीड भी अच्छी पकड़े, लेकिन सबसे अच्छी बात होनी चाहिए माइलेज अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपका जो क्लब है वो अब लॉन्ग टर्म विजन पे जाना चाहिए। इनको पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, इनको मैनेजर के विजन को एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क इतना है कि उस मैनेजर को कल्चर सेट करना आना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर लुइस एनरिके का नाम भी है। ऐसे में इस समय बेनफिका के अगर मैनेजर की बात करें, आर्नुम पता नहीं क्या यही नाम है, उसका भी यहाँ पर नाम सामने ऊपर आ रहा है। और इस समय अगर सेल्टिक के मैनेजर की बात करें तो उसका नाम भी इस समय ऊपर आ रहा है। खैर अभी देखना पड़ेगा। और वैसे मेरे को लगता है कि अब वही चीज रहती है कि नूनो एस्पिरिटो सैंटो वाली जो प्रेशर साइनिंग थी ना वो नहीं होगी, उस लेवल तक तो नहीं जाएगी। आई थिंक टॉटनहम उससे पहले ही साइनिंग हो जाएगी। अच्छा दिक्कत यहाँ पर थोड़ी अभी इसलिए भी आ रही क्योंकि इन पर डायरेक्टर भी नहीं है। आपको पता है यहाँ पर पेरेतिसी को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, तो इनको नया डायरेक्टर भी अभी अपॉइंट करना पड़ेगा। और वो भी मैनेजर थोड़ा सोचता है कि भाई कौन इनका डायरेक्टर होगा, कौन क्या होगा। खैर इसी के साथ अगर नेमार की बात करें तो जो सर एलेक्स फर्गसन के राइट हैंड थे, यानी कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के असिस्टेंट मैनेजर थे 2007 से 2013 तक, उन्होंने नेमार को लेकर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के रेफरेंस में। उन्होंने कहा कि देखो नेमार एक एडमायरेबल, एक इंक्रेडिबल प्लेयर है, मतलब एक ऐसा प्लेयर है कि इस कैलिबर का बहुत कम प्लेयर्स हैं। अगर हम करंट फुटबॉल सिनेरियो की बात करें, मेरे लिए तो देखो इट्स लाइक रोनाल्डो, मेसी और नेमार। तो यहां पर उन्होंने ये चीज कहा है कि नेमार के जब रेफरेंस में हम बात करते हैं ना तो नेमार को रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले तो यार बंदा पैसा इतना लेगा कि यूनाइटेड को चूस लेगा पूरा। दूसरी चीज उन्होंने ये चीज कंफर्म किया कि यार नेमार को खरीद के लाना इसका मतलब आप रैशफोर्ड को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और इस हद तक कहीं ना कहीं ये बहुत ही इसका एक सूटेबल एग्जांपल है विनीसियस और किलियन एम्बापे। यहां पर वो कहते हैं कि देखो नेमार लेफ्ट विंग पे खेलता है जहां पर अभी रैशफोर्ड का बेस्ट है। ऐसे में आप रैशफोर्ड को या तो अडेप्ट करवाओगे या नेमार को अडेप्ट करवाओगे और आप फर्दर उसकी कैपेबिलिटी को शॉर्टलिस्ट कर दोगे। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है यहाँ पर इंजरी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आप नेमार के एटीट्यूड को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो टेन हैग को एक सरदर्द दे सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स नेमार एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटेबल प्लेयर। एंड ऐसे में यहां पर उसको हैंडल करना टेन हैग को आना चाहिए। आता है
कह सकते भी और कह नहीं भी सकते हो, बट आना जरूर चाहिए। खैर, इसी के साथ यहां पर अगर हम बात करें एक छोटी सी अपडेट जो कि मैनचेस्टर सिटी से आई है, तो जहां बार्सिलोना इस समय जाओ कैंसेलो को ऑन लोन लेके आने की सोच रही है, भाई मैनचेस्टर सिटी ने अब कंफर्म कर दिया है कि भैया जाओ कैंसेलो की जो ट्रांसफर मार्केट वैल्यू है वो 40 मिलियन है। और ये सही बताऊं तो काफी सही है, मतलब जाओ कैंसेलो के लिए 40 मिलियन इतने ज्यादा नहीं है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि यूवेंटस से इन्होंने खरीदा था उसको 65 मिलियन में। तो मेरे को लगता है कि हाँ, बढ़िया तो है। खैर, इसी के साथ यहां पर जब बात फुल बैक की और सेंटर बैक मतलब डिफेंस की हो ही रही है, तो तुमको पता होगा इस समय पीएसजी बायर्न म्यूनिख से एक प्लेयर को हाईजैक करने के चक्कर में, और वो है यहां पर लूकास हर्नांडेज को। और देखो हर्नांडेज का सीन यहां पर यह है कि 70 मिलियन का यहां पर 2024 तक का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां पर उसकी अगर यार क्या कर रहा हूं मैं, कंट्रोल उदय। अब यहां पर अगर हम टुकल की बात करें तो टुकल ने यहां पर इस चीज को कहा कि देखो मैंने भी हेडलाइंस पढ़ी तो हैं, मैं भी हेडलाइंस को पढ़ रहा हूं, मैं भी समझ रहा हूं, मेरे को ये नहीं पता कि सच है कि झूठ है, लेकिन उन्होंने ये चीज कहा है कि हर्नांडेज एक ऐसे टाइप का प्लेयर है जो कि हर मैनेजर के विजन में और प्रोजेक्ट में जरूर होगा। अब देखो तुम्हें पता है नवंबर में थोड़ा सा उसका इंजरी कंसर्न हो गया था, फिर अभी अर्ली अप्रैल में उसने रिहैबिलिटेशन को कंप्लीट करके ट्रेनिंग स्टार्ट की है, ऐसे में वो नेक्स्ट सीजन ही मोस्ट प्रोबेबली खेलेगा। अब यहां पर लेक्विप ने कन्फर्म कर दिया कि पीएसजी और हर्नांडेज के बीच में पर्सनल एग्रीमेंट हो चुका है एग्री, बस अब यहां पर पीएसजी को बायर्न के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बायर्न अब दिक्कत वही है कि 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे में पीएसजी बायर्न को ये होता है, ये पता है क्लब की एक टेक्निक होती है कि वो क्या करते हैं कि पहले प्लेयर के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिससे क्लब जब क्लब टू क्लब नेगोशिएशन टेबल पे बैठे होंगे तो सामने वाले पे दबाव बनना चाहिए कि देख तेरा प्लेयर ऑलरेडी आने के लिए तैयार है, तो या तो तू अब हमको फीस बता दे जो कि हम देने के लिए तैयार हैं, या फिर तू अपनी बकचोदी कर ले और हम तो फिर देखो 2024 में हम हर्नांडेज को फ्री में लेके जाएंगे। तो अभी बायर्न वेट कर रही है कि क्या सही में पीएसजी आने वाले टाइम में फाइल लेके आएगी या नहीं। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहां पर, अब एक बार जब पीएसजी की बात हुई है तो उगार्ते का नाम, भाई इस समय उगार्ते की जो फाइल है वो काफी ज्यादा गर्मा गर्म है। ऐसे में यहां पर अब तुम्हें बताऊं पीएसजी वर्सेस चेल्सी हो रहा है इस मिडफील्डर के लिए। उगार्ते एक ऐसा प्लेयर भाई जो वैल्यू फॉर मनी है। अब यहां पर अगर हम उस पर स्पोर्टिंग की बात करें तो उनके मैनेजर ने ये चीज कंफर्म कर दिया कि देखो यार, सीधी सी बात है, ऐसे जो प्लेयर होते हैं उगारते टाइप प्लेयर होते हैं, इनको रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो इस चीज़ को कंफर्म किया है कि देखो यार है ऐसा, जो इस समय अफवाह चल रही है वो सही होती हुई दिख रही है, और शायद से पीएसजी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिटरमाइंड है उगारते को अपने क्लब में लेके आने के लिए। अब यहाँ पर जो रिलीज क्लॉज है वो 60 मिलियन यूरोज का, ऐसे बताया जा रहा है कि पीएसजी ने तो उसको कब का मतलब हाँ कर दिया कि हाँ हम तो 60 मिलियन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि अब चेल्सी भी इस पूरे सीन में आ गई, और यहां पर ये पीएसजी के लिए बुरी खबर इसलिए क्योंकि चेल्सी ये मानती है कि उगारते की जो प्रायोरिटी है वो कोई और नहीं बल्कि इंग्लिश प्रीमियर लीग ही है, और ऐसे में यहां पर चेल्सी इस समय आ रही है। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर पीएसजी की प्रेस ये बता रही है कि अभी पीएसजी कन्विंस ऐसे करने वाली है कि जो चेल्सी है उसमें इतने सारे मिडफील्डर्स हैं, और सही बताऊं तो चेल्सी में इस समय जो कल्चर है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है। मतलब लो बात भी कौन कर रहा है। खैर, पीएसजी अभी कॉन्फिडेंटली मानती है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू चेल्सी। तुम भी मानते हो चीज? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहां पर अब सबसे बड़ी अपडेट जो कि पर्सनल अपडेट है, तो भैया यहां पर मार्को असेंसियो ने रियल मैड्रिड को छोड़ने का डिसीजन लिया है। जो रियल मैड्रिड का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर था वो असेंसियो ने यहां पर रिजेक्ट कर दिया है। और सबसे पहले तो भाई असेंसियो एक ऐसा प्लेयर जिसको मेरे को लगता है कि एक इंजरी हुई थी, उसको एसीएल की इंजरी थी, इसके चलते वो 9-10 महीने बाहर रहा था। उसके बाद कहीं ना कहीं हम कभी वो स्पॉटलाइट में अपनी जगह बना ही नहीं पाया, क्योंकि उस इंजरी से पहले अगर आप जाओगे ना तो रोनाल्डो का एक होता था कि रोनाल्डो के जाने के बाद उस एरा को कौन ये बंदा करता था भाई। वो बार्सिलोना के अगेंस्ट याद है वो रोनाल्डो ने गोल मारा था अगेंस्ट पीके, बीट करा था, फिर अपनी जर्सी निकाली थी, उसके बाद उसको येलो कार्ड फिर रेड कार्ड मिल गया, और उसके बाद इस बंदे ने सेम उतना ही स्पेक्टेकुलर गोल मारा था जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मारा था। हम यहाँ पे चैंपियन लीग के बड़े बड़े गेम्स की बात करें उसमें भी असेंसियो ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। चाहे हम कितने ही मैनेजर्स की बात करें, असेंसियो ने एक एलिवेटेड और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पुट करने की कोशिश की। यस, जैसा मैंने हमेशा से कल मेसन माउंट के रिगार्डिंग भी कहा था, असेंसियो एक ऐसा प्लेयर एसीएल इंजरी के बाद एक ऐसा प्लेयर बन गया जो कि 7 और 8 है आउट ऑफ 10, लेकिन कहीं ना कहीं वो 10 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस कभी दे ही नहीं पाया। ऐसे में यहाँ पर तुमको ये भूलना नहीं चाहिए कि चैंपियन लीग जीत चुका है वो, आई थिंक 4 चैंपियन लीग है, उसके बाद 3-4 यहाँ पर सुपर लीग है, क्लब वर्ल्ड कप है,
3 लीग टाइटल्स हैं और यहाँ पर एक कोपा डेल रे है, तो फुटबॉल तो उसने भी कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि मार्को असेंसियो को पैसों से मतलब था ही नहीं, उसको ये चाहिए था कि भैया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन को तो यहाँ पर प्लेइंग टाइम चाहिए, और प्ले टाइम यहाँ पर नहीं मिल सकता रियल मैड्रिड में, क्योंकि भैया यहाँ पर रॉड्रिगो ऑलरेडी स्टार्टिंग 11 की अपनी जगह बना रहा है। अब पिछले सीजन यहाँ पर एक हाइब्रिड विंगर वाला सिस्टम था, यहाँ पर वाल्वर्दे को फिट किया गया था, अब यहाँ पर स्ट्रेट अवे विंगर का है जहाँ पर रॉड्रिगो को फिट किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर असेंसियो को समझ तो आ गया था कि भैया देखो मेरा जो गेम टाइम है वो तो बहुत लिमिटेड है, और रियल मैड्रिड यहाँ पर मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि जस्ट आप फॉर द सेक कि आप उसको कह दो कि नहीं हम तो तेरे को खिला देंगे और फिर आप नहीं खिलाओगे तो दिक्कत सी हो जाती है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है जिसको दोनों को यहाँ पर माननी पड़ती है। ऐसे में भाई एक जेम तो खो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं तो यार थैंकफुल हूँ भाई, उसने जितना भी अपनी सर्विस दिया सिंसियो हैज बीन ग्रेट। एट टाइम्स भाई उसको क्रिटिसाइज भी किया गया, एट टाइम्स उसको कहीं ना कहीं लाइक बैंटर भी किया गया, लेकिन अल्टीमेटली भाई ही वॉज अ प्रिंस, मतलब ही वॉज अ प्रिंस जो कि ऑलमोस्ट बन गया था। लेकिन वही चीज़ होती है ना कि था वो दिल के करीब था भाई, वो था पिछले कुछ टाइम से तो था, लेकिन बस ठीक है जैसा भी था। खैर अभी रियल मैड्रिड की अगर हम इसकी सीन की बात करें तो अब केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर जब हाल ही में कार्लो ने कंफर्म कर दिया कि भैया देखो मेरे को तो नंबर 9 चाहिए, अब चाहे जोजेलू हो, चाहे पोपेलू हो, चाहे टोटेलू हो, लेकिन मेरे को नंबर 9 की जरूरत है। अब उसमें यह भी दिक्कत आ गई कि असेंसियो यहाँ पर जा रहा है। अब बेलिंगम तो लिया जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी मिडफील्ड में प्लेयर्स हैं, मैं नहीं कह रहा बेलिंगम जरूरी बेलिंगम की जरूरत थी, लेकिन अब रियल मैड्रिड की जो पॉलिसी है वो थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि अब आपको रॉड्रिगो का बैकअप भी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर 2-3 नाम है। सबसे पहले तो यहाँ पर नाम आ रहा है आपका कूबो का। अब तुमको पता है कूबो के 50% जो राइट्स हैं वो यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास है। उसके साथ ही यहाँ पर तो 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज सोसिएडाड ने लगा रखा है, तो जो नेगोशिएशन प्राइस स्टार्ट होगी वो 30 मिलियन से होगी। इसके अलावा अगर दूसरे प्लेयर की बात करें तो ब्राहिम दियाज है। अब ब्राहिम दियाज का भी सेम सिचुएशन है कि उसको भी भाई गारंटीड गेम टाइम चाहिए, जो कि रियल मैड्रिड अभी यहां पर नहीं कर सकती। और जो तीसरा ऑल्टरनेटिव है वो है कि भाई आप यहां पर कसिया से प्रमोट करवाओ, जो कि हाईली अनलाइकली है, क्योंकि कार्लो मेरे को तो नहीं लगता कि अब फर्दर इनोवेट करने वाला है अपनी टीम में। विनीसियस को खोल दिया, रॉड्रिगो को खोल दिया, वाल्वर्दे को खोल दिया, बस ठीक है मेरा काम हो गया। उसका सिस्टम यहाँ पर ऐसा रहने वाला है। वहीं अगर असेंसियो की बात करें तो असेंसियो को एस्टन विला से ऑफर मिला है, असेंसियो को यहाँ पर मिलान से भी ऑफर आ सकता है। अब असेंसियो यहाँ पर बार्सिलोना कभी ज्वाइन नहीं करने वाला, डिस्पाइट की अफवाह थी कि वो बार्सिलोना को ज्वाइन कर सकता है, बट ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी अल सैक्सी नसर की। तो भैया अल सैक्सी नसर ने यहाँ पर जिडान को एक ऑफर दिया है, और भाई तुम ऑफर सुनना, 2 साल का 150 मिलियन भाई, मतलब इट्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आधा कमाने को मिल रहा है जिडान को। बड़ी बात है भाई, दैट्स लेजिट बड़ी बात। मतलब जिडान का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 98% प्लेयर्स से ज्यादा महंगा होगा। मतलब 2 साल का 150 मिलियन, लगभग 75 मिलियन 1 साल का। ये मेसी, एम्बापे, नेमार वाले लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। खैर जितनी बड़ी अपडेट ये है उतना ही छोटा इसका आंसर है, और आंसर ये है कि जिडान ने मना कर दिया है। जिडान ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया है कि वो यहाँ पर पैसों के चक्कर में अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके की उनकी सर्कमस्टांसेस है यहाँ पर यूरोपियन ड्रीम को नहीं छोड़ने वाले, और अभी भी वो ये मानते हैं कि भैया मेरा जो आने वाला नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पर एक यूरोपियन क्लब ही होना चाहिए, चाहे वो रियल मैड्रिड है या फिर वो यूवेंटस है। ऐसे में अल सैक्सी नसर की बात करें तो उनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ठीक है बट्टुए में पैसा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बट्टुए में पैसे के साथ साथ दिमाग में थोड़ी अकल भी होनी चाहिए। वो इनको दिखाना पड़ेगा कि भैया किस तरीके की स्मार्ट साइनिंग करते हैं अगर हम मैनेजर को लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर पैसा अल नसर पे है जो कि ऊपर से बैक हो रहा है, तो वही पैसा अल हिलाल की बात करें या फिर अल इत्तेहाद की बात करें, इनको भी ऊपर से माई बाप पैसे दे देंगे। ऐसे में अल नसर फट जाएगी, मैं बता रहा हूं तुमको इनकी। खैर इसी के साथ अगर आज के लास्ट और बॉक्स ऑफिस अपडेट की बात करते हैं तो आती है यहाँ पर डी मरिया को लेके। आप तुमको पता है डी मरिया का अभी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा एक्सटेंड वाला 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट है उसका यूवेंटस में। ऐसे में यूवेंटस होपफुल तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी उनका मन है कि यार क्या पता रुकी जाए अगर इसको कन्विंस कर सके। लेकिन डी मरिया की अगर हम तुम्हारे दिमाग की बात बताएं तो डी मरिया के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि उसका यूवेंटस में ज़्यादा मन नहीं लग रहा।
डिस्पाइट कि उसको पता है कि वो यूवेंटस के इस सीजन में कितना इंस्ट्रूमेंटल रोल निभा चुका है और अभी भी उसको अपने यूरोपियन ड्रीम में यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे अपना गेम शोकेस करना है। ऐसे में यहाँ पर जहाँ पिछले सीजन बार्सिलोना ऑलमोस्ट क्लोज आ गई थी इसको साइन करने के लिए, लेकिन नेगोशिएशन में कुछ पॉइंट थे जहां पर बात बन नहीं पाई। अब ये मानते हैं कि देखो लियोनेल मेसी को एक ऐसा प्लेयर हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ला सकते हैं जो कि उसके साथ ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जो उसकी केमिस्ट्री है उस बंदे के साथ वो यहां पर A+ है। और ऐसे में डी मरिया के रोल को भी यहां पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया जा रहा है। अभी बिल्कुल एक्सप्लोरेटरी टर्म पे है, कोई नेगोशिएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी अपन को यह भी समझना पड़ेगा कि डी मरिया के आने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कौन रफीनिया में से जा रहा है, फार्टी में से जा रहा है या फिर यहां पर डेम्बेले में से जा रहा है, यह भी अभी बार्सिलोना को मेंशन करना पड़ेगा। अगेन जो हमने कल के एपिसोड में डिस्कस किया था, आज फिर से बार्सिलोना के कैंप की बात करें तो वही चीजें उजागर हो रही हैं कि लियोनेल मेसी के आते ही उसको यहां पर कैप्टन बनाया जा रहा है, जो कि हमने कल एक्सप्लेनेटरी टर्म्स में उसको डिस्कस भी किया था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट और डेली अपडेट्स मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।